स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को, जिसका हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर 5 तक कवर भी कर लिया है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 को, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था पंचायती राज के बारे में, जहां हम लोगों ने ग्राम सभा को समझा था। साथ ही हमने सचिव के बारे में भी जाना था और हमने ये भी देखा था कि ग्राम पंचायत क्या है, और हमने उसके कार्यों को भी देखा था। और हमने ये भी देखा था कि उसकी आमदनी के स्रोत कौन कौन से हैं, जिसके आधार पर वो अपना काम को करती है। और हमने ये भी जाना था कि जो पंचायत के 3 स्तर हैं वो कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इतना इसलिए बता रही हूँ कि हमने पिछले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि हम लोगों ने जो भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में वो हमने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे गांव के प्रशासन के बारे में, यानी कि गांव में जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उसका अध्ययन हम करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत में ही आपको एक डाटा दिया जा रहा है जो कि आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली हम सभी को पता होना चाहिए। हम सब जब भी सोचते हैं कि हमारे देश में कितने गांव होंगे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे देश में जो गांव हैं वो हज़ारों की संख्या में है या लाखों की संख्या में है। तो चलिए आज हम इस डाउट को दूर करते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि हमारे भारत देश में कितने गाँव हैं। तो देखिए, हमारे भारत देश में 6 लाख से भी अधिक गाँव हैं। कितने हैं? 6 लाख से भी अधिक। अब आप सोच सकते हो कि हमारे देश में कितने अधिक गांव हैं। अब जब इतने अधिक गांव हैं तो वहाँ के कार्यों को भी तो देखना होगा कि वहाँ पे लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उनका जो ज़रूरी काम है उसको पूरा करने के लिए किन किन चीज़ों का निर्माण किया गया है। तो देखिए, चूँकि हमारे भारत देश में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं तो उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करने, ज़मीन के दस्तावेजों का रखरखाव, विवाद को निपटाने आदि कामों के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। यानी कि प्रशासनिक ढांचा क्यों होता है? अभी हम लोगों ने जो जो काम देखा, जैसे कि गांव में पानी की आवश्यकता होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, वहाँ सड़कों का निर्माण करना होता है, साथ ही वहाँ के ज़मीनों का जो दस्तावेज होता है उसका रख रखाव का काम होता है, और वहाँ जो भी विवाद होते हैं उन सभी कामों के लिए क्या किया गया है? तो प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि इसके तहत वहाँ कौन कौन सी इकाइयाँ काम करती हैं प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत। तो हमें सबसे पहले जानना है पुलिस के बारे में। हम आप सभी पुलिस से परिचित हैं, हम लोग जानते हैं कि पुलिस का क्या काम होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये बात ध्यान रखो कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्लास 6 के लिए बनाया गया है, तो इसमें तो शुरू से ही सब कुछ बताई जाएगी। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पुलिस क्या होता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन हुए, यानी कि पुलिस जो है वो एक शासकीय संगठन है और उसका क्या काम होता है? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो भी पुलिस थाना होता है उसका एक कार्यक्षेत्र होता है, यानी कि उसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित कर दिया जाता है। मान लिया उसके क्षेत्र में 4 गाँव या 3 गाँव को दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इन चारों गाँव में जो भी घटनाएं होंगी, चाहे वो चोरी की घटना हो, चाहे वो मारपीट हो, झगड़ा हो, तो उन सब की रिपोर्ट लोग कहाँ लिखवाएंगे? उसी कार्यक्षेत्र में आने वाले थाने में लिखवाएंगे। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पुलिस का काम क्या होता है। और पुलिस का जो काम होता है वो एक कार्य क्षेत्र विशेष के लिए होता है, यानी कि उसका एक कार्य क्षेत्र बांट दिया जाता है कि इसी क्षेत्र के अंतर्गत आपको अपना काम करना है। और उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट आदि जैसी घटनाओं के बारे में लोग जब रपट लिखवाएं तो आपको उसके बारे में कार्रवाई करनी है। वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। यानी कि पुलिस का जो थानेदार होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर आपके थाने में आता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो आप क्या करो कि आप उस क्षेत्र के लोगों से जा कर के उस घटना के बारे में पूछताछ करो और साथ ही जांच पड़ताल करके उस मामले को निपटाओ।
यानी कि अब हमें समझ में आ गया कि पुलिस का निर्माण क्यों किया गया है। पुलिस एक शासकीय संगठन होता है और वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है, और उसका एक कार्यक्षेत्र होता है जो कि उसके नियंत्रण में होता है, और उस क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं, चोरी घटना, जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके बारे में जानकारी का इकट्ठा करता है और जांच पड़ताल करता है। अब हम लोग जानते हैं राजस्व विभाग के काम के बारे में। गांव में भी तो लोग कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों का के लिए भी वहाँ पे एक विभाग बनाया गया है जिसे हम लोग राजस्व विभाग कहते हैं। तो आइए जानते हैं राजस्व विभाग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस विभाग के अंतर्गत एक पद है जिसे हम लोग पटवारी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि पटवारी का क्या काम होता है। ज़मीन का लेखा जोखा, ज़मीन को नापने और रिकॉर्ड रखने वाला कर्मचारी, यानी कि वैसा कर्मचारी जो ज़मीन का लेखा जोखा रखता है, साथ ही ज़मीन को मापता है और उसका रिकॉर्ड रखता है, तो वो कर्मचारी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पटवारी के नाम से जानते हैं। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी कि ये जो पटवारी है इसको बहुत से क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ क्षेत्र में हम लोग पटवारी के नाम से जानते हैं, वहीं कुछ राज्यों में इसे लेखपाल कहा जाता है, तो कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं इसे कानूनगो के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पटवारी को समझ लिया और हमने ये भी देख लिया कि पटवारी को अन्य किस नामों से जाना जाता है। अब हम लोग जानते हैं खसरा के बारे में। तो ये जो खसरा होता है वो रजिस्टर का विवरण होता है। आइए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखते हैं कि आखिर कैसे ये रजिस्टर का विवरण है। तो देखिए, पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन का रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। यानी कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि पटवारी जो होता है वो क्या करता है? ज़मीन का लेखा जोखा रखता है, साथ ही ज़मीन को मापने और उसका रिकॉर्ड भी रखता है। तो वो जो लेखा जोखा रखता है ना फ्रेंड्स, यानी कि लेखा जोखा यानी कि ज़मीन का जो वो रिकॉर्ड रखता है, तो उस रिकॉर्ड का ही एक हिस्सा होता है जिसे हम लोग खसरा कहते हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि रजिस्टर का विवरण है ये। तो अब आपको खसरा भी समझ में आ गया। आइए अब हम जानते हैं कि पटवारी अपने काम को कैसे करता है। तो देखिए, पटवारी जो है वो खेत को नापने के लिए अलग अलग तरीक़ों का प्रयोग करता है, जिसमें से कि एक तरीका है जरीब। यानी कि वैसे तो पटवारी बहुत सारे तरीक़ों का इस्तेमाल करता है ज़मीन को मापने में, लेकिन वो जिन तरीक़ों का इस्तेमाल करता है उसी में से एक तरीका है जरीब। तो आइए जानते हैं इसके अंतर्गत वो क्या करता है। पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले लंबी लोहे की जंजीर को कहते हैं। यानी कि पटवारी खेत नापने के लिए जो लंबी लोहे की जंजीर का प्रयोग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। यानी कि पटवारी बस ज़मीन का ही रिकॉर्ड नहीं रखता, बल्कि वो किसानों से टैक्स भी वसूलता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी भी देता है। यानी कि पटवारी का और कौन कौन सा काम हो गया? कर इकट्ठा करना और सरकार को ये जानकारी देना कि उसके क्षेत्र में कौन कौन सी फसलों का उपजाया जा रहा है, यानी कि किन किन फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। और पटवारी यह काम किस आधार पे करता है? तो अपने रिकॉर्डों के आधार पे करता है। उसने जो रिकॉर्ड बना के रखा है ज़मीन का, ज़मीन को मापा है, फिर वहाँ पे उगने वाले फसलों का जो उसने रिकॉर्ड बना के रखा है, उसी के आधार पर वो सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों की जानकारी देता है। और वो जो अपने रिकॉर्ड बनाता है ना फ्रेंड्स, उसे वो समय समय पर दुरुस्त करता रहता है। दुरुस्त करता है यानी कि अपडेट करना। अगर वो उसे अपडेट नहीं करेगा तो वो सही जानकारी कहाँ से दे पाएगा। इसीलिए वो अपने रिकॉर्ड को समय समय पर अपडेट करते रहता है ताकि उससे कोई जानकारी छूट ना जाए और वो जो जानकारी सरकार को दे वो सही जानकारी हो। आप अक्सर देखते होंगे कि सरकार हमारी जो होती है वो डाटा निकालती है। वो उस डाटे में बताती है कि हमारे देश में चावल का उत्पादन कितना हुआ है, गेहूं का उत्पादन हुआ है, और वो इस तरीके से हमें अवगत कराती है कि हमारे देश में किन किन फसलों का किस स्तर पे उत्पादन हुआ है। तो वो ये काम कैसे कर पाती है? पटवारी उसे डाटा देता है, और अगर पटवारी ही उसे गलत डाटा दे देगा तो फिर सरकार का जो डाटा पेश किया जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए पटवारी का जो काम होता है वो अपने डाटा को अपडेट करना भी होता है। राजस्व विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। यानी कि पटवारी जो काम करता है तो उससे ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो इस काम का निरीक्षण करते हैं। वो ये देखते हैं कि ये काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसानों को अपने खेत का नक्शा और रिकॉर्ड की नकल पाने का अधिकार है, जिसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। यानी कि जो किसान होते हैं वो अपने खेत की नक्शा और उसके रिकॉर्ड की नकल पाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन क्या करना होगा उसके लिए? उन्हें
उनको थोड़ा शुल्क पे करना होगा, और जो वो शुल्क दे देंगे तो उन्हें अपने खेत की नक्शे का नकल और रिकॉर्ड आसानी से मिल जाता है। ये वही रिकॉर्ड और नक्शा है जो कि पटवारी ने तैयार किया है। भारत के सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। साथ ही जिलों को कई उपखंडों में बांटा गया है, जिसे तहसील, तालुका आदि नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग जब पहले के चैप्टर को पढ़ रहे थे तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि राज्यों को जिलों में बांटा गया है और फिर जिलों को कई उपखंडों में बांटा गया है, और उन उपखंडों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो तहसील के नाम से जानते हैं और तालुका आदि के नामों से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप सोचते होंगे कि इतना सारा उपखंड में विभाजित क्यों किया गया है, तो वो इसलिए किया गया है ताकि वहाँ का जो प्रशासनिक कार्य है वो सही से किया जा सके। अगर हम किसी भी क्षेत्र में विशेष तौर से ध्यान देना चाहते हैं तो हमने उसे छोटे छोटे खंडों में बांट दिया है ताकि हर एक क्षेत्र के लोगों को हर एक तरह की सुविधाएं प्राप्त हो सके। अगर बहुत बड़ा क्षेत्र किसी एक के नियंत्रण में होगा तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी न किसी व्यक्ति तक सुविधाएं न पहुँचेंगी और फिर वो उस सुविधा से वंचित हो जाएगा। तो ताकि सभी लोगों तक सारी फैसिलिटीज़ पहुंच सके, इसीलिए उसे कई उपखंडों में बांट दिया गया है ताकि सभी अच्छे से कार्य हो सके और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवस्था से वंचित न रह सके। अब देखिए, सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। यानी कि हमने जितने भी जिलों को बांटा है तो उसमें सबसे जो ऊंचा पद होता है वो जिलाधिकारी का पद होता है और जो सबसे निचला पद होता है वो तहसीलदार का पद होता है। तो आइए अब हम तहसीलदार के द्वारा किए जाने वाले कामों को भी देख लेते हैं। तो तहसीलदार का जो काम होता है वो सबसे पहले क्या होता है कि वो पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। यानी कि पटवारी अपना काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कौन देखता है, तो तहसीलदार देखता है। साथ ही सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। यानी कि पटवारी के द्वारा जो भी रिकॉर्ड तैयार किया गया है वो कौन सुनिश्चित करता है कि सही ढंग से रखे जाएँ, तो ये तहसीलदार सुनिश्चित करता है कि उन रिकॉर्डों को कोई नुकसान न पहुंचे और वो अच्छे तरीके से रखे जा सके। साथ ही राजस्व इकट्ठा होता रहे, ये भी कौन ध्यान रखता है, तो तहसीलदार ध्यान रखता है। यानी अगर हम सिंपल तौर पे कहें तो हम कह सकते हैं कि तहसीलदार का जो काम होता है वो पटवारी के काम का निरीक्षण करना होता है, साथ ही उनके द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड की देख रेख करना, और जो राजस्व इकट्ठा किया जाता है पटवारी के द्वारा वो उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, वो होता रहे, ये भी कौन देख रेख करता है, तो तहसीलदार करता है। तहसीलदार यह भी देखता है कि किसान को अपना रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। चूँकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसानों को खेत का नक्शा और रिकॉर्ड की नकल पाने का अधिकार है, तो ये कौन देखता है कि किसानों को उसकी नकल आसानी से मिल जाए, तो ये तहसीलदार का काम होता है। साथ ही विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं। यानी कि ज़रूरत को बहुत सारी चीज़ों में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जैसे कोई फॉर्म भरना है या फिर अगर किसी को जॉब लगी है तो इन सब चीज़ों में उसे जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो ये कौन जारी करता है, तो तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद भी सुने जाते हैं। यानी अगर किन्हीं व्यक्तियों के बीच में ज़मीन को लेकर के कोई विवाद हो गया है तो उसका निपटारा तहसीलदार के ऑफिस में किया जा सकता है। इस तरीके से हमने तहसीलदार के कामों को देख लिया कि ये पटवारी के काम का निरीक्षण करता है, रिकॉर्ड अच्छे से रखे जा सके ये भी सुनिश्चित करता है, विद्यार्थियों को उसका जाति प्रमाण पत्र जारी करता है, साथ ही किसानों को उसके ज़मीन का रिकॉर्ड की नकल आसानी से प्राप्त हो सके ये भी सुनिश्चित करता है, और तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों का भी निपटारा किया जाता है। तो इस तरीके से हमने तहसीलदार के कामों को देख लिया। अब हम जानते हैं एक नया कानून जिसका नाम है हिंदू अधिनियम धारा 2005, इसके बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, इस कानून को बारे में हम जाने उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आज से बहुत साल पहले जब पिता की मृत्यु हो जाती थी तो पिता के नाम से जो ज़मीन होती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ बेटे के नाम पे हो जाता था। यानी कि उसमें बेटी और उसकी माँ का कोई अधिकार नहीं होता था। वो ज़मीन किसको दे दिया जाता था, तो उसके बेटे को दे दिया जाता था पिता की मृत्यु के पश्चात। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो गलत है ना, क्योंकि आज भी हम लोग गाँव में देखते हैं या फिर बहुत जगह पर देखते हैं कि जो खेतों में काम किया जाता है उसमें माँ और बहन दोनों मिलकर के काम करती है, लेकिन अंत में क्या होता है कि जब ज़मीन को बांटा जाता है तो वो बेटे को दे दिया जाता है। तो ये तो नाइंसाफ़ी थी। तो इसी नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए एक नया कानून लाया गया जिसे हम लोग हिंदू अधिनियम धारा कहते हैं, और ये चूँकि 2005 में बना था इसलिए यहाँ पे इसका नाम पड़ गया हिंदू अधिनियम धारा 2005।
इस कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उसकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले ज़मीन में सिर्फ बेटों का हक होता था, लेकिन इस कानून के तहत अब क्या हो गया है कि बेटों बेटियों और उसकी माँ को बराबर हक मिलेगा उस ज़मीन में। यानी कि जितना ज़मीन बेटों को मिलेगा उतना ही ज़मीन उसकी माँ और बेटियों को भी मिलेगा। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, हर जगह ये कानून लागू होगा। यानी कि पूरे भारत में अगर पिता की संपत्ति पे, चाहे पिता का ज़मीन का अगर बंटवारा करना है तो उसमें बेटे बेटी और माँ तीनों का हक होगा, सिर्फ बेटों का हक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।